जहां चंदा देने वाले के बारे में पार्टी और एसबीआई के अलावा किसी को और कुछ पता नहीं चलता था, वहां चुनावी बॉन्ड से चंदा लेना क्यों सुप्रीम कोर्ट को असंवैधानिक लगा? क्यों लगा कि इसमें कुछ खेल हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले को सवाल जवाब से समझिए। सवाल है कि क्या चुनावी बॉन्ड संविधान से मिले सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? जवाब है हां, क्योंकि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी जरूरी है, इसीलिए चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। दूसरा सवाल है कि क्या चुनावी बॉन्ड की वजह से मतदाता के अधिकार भी तोड़े जाते रहे? फैसला कहता है हां, क्योंकि मतदाता को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। तीसरा सवाल है, क्या असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का उल्लंघन करती है? फैसले में कहा गया है हां, राजनीतिक फंडिंग और नीति निर्माण के बीच कुछ देने के बदले लेने की गलत प्रक्रिया पनप सकती है, इसीलिए कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में खुलासे की कमी असंवैधानिक है। चौथा सवाल है कि सरकार का तो तर्क यह रहा कि चंदा बॉन्ड से गुप्त रहेगा तो काले धन पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन फैसला इसके जवाब में कहता है कि यह तर्क सही नहीं है। पांचवा सवाल है कि क्या कंपनी से चंदे पर लगी सीमा हटाना गलत था? फैसले में कहा गया है हां, क्योंकि पहले कोई कंपनी 3 साल तक मिलने वाले औसत मुनाफे के 60.5% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती थी, लेकिन बदलाव करके चंदे पर लगी सीमा को हटा दिया गया। यह सब वो कारण है जिसने पारदर्शी बताकर लाई गई चुनावी चंदे की स्कीम को आज असंवैधानिक कोर्ट से करार दिलाया। 2018 में आए चुनावी बॉन्ड स्कीम के खिलाफ 2019 से ही अदालत में मामले चलने लगे, जिसमें अब जाकर फैसला आया तो कांग्रेस सबसे ज्यादा आक्रामक है। अब आपको समझना है कि जब चंदा बीजेपी ही नहीं कांग्रेस भी पाई, तो अभी कांग्रेस आक्रामक क्यों है? ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए, और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है। जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है। ये दो बयान सुनकर सवाल आपके मन में हो सकता है कि क्या सारा चंदा अकेले बीजेपी को ही चुनावी बॉन्ड से मिलता रहा, इसलिए चुनावी बॉन्ड से चंदे वाला हिसाब देखना है। जो कहता है कि 2018 से 2023 के बीच अगर 13,791 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड से चंदा दलों को बांटा गया, तो उसमें सबसे ज्यादा 12,999 करोड़ रुपए का चंदा 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड से दिया गया। कोर्ट को लगता है कि व्यक्ति के मुकाबले कॉर्पोरेट से ज्यादा चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए बांटा गया है। और दूसरी बात, चुनाव आयोग के पास दर्ज आंकड़े कहते हैं कि 2017 से 2023 के बीच बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से 6,565 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को इसी दौरान 1,123 करोड़ रुपए का चंदा मिला। अब कांग्रेस का आरोप है कि भले किसी और को देश में न पता चलता था कि चंदा किसने दिया, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के पास हर जानकारी होती थी। ये जो जानकारी होती है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, आपको हैरानी होगी कि वो जानकारी रूलिंग पार्टी को जरूर मिल जाती है। तो बताइए, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और जब रूलिंग पार्टी को ये पता चलेगा कि संजीव ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है, तो क्या संजीव की
जान माल सुरक्षित रह सकता है? क्या ये व्यापार फिर भी कर सकेगा? यही हमारी आपत्ति थी। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है, जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। चुनावी बॉन्ड से अब तक के चंदे पर सियासत के बाद यह सवाल आपके मन में हो सकता है कि क्या सिर्फ बीजेपी को इसका फायदा मिला है? जवाब है नहीं। इस नहीं वाले जवाब के लिए हमने पार्टियों के चुनावी बॉन्ड से मिलने वाले चंदे की बैलेंस शीट खंगाली है, जो बताती है कि 2017 से 18 से 2022-23 के बीच अगर केंद्रीय दलों में सबसे अधिक बीजेपी को 6,500 करोड़ से ज्यादा का गुप्त चंदा चुनावी बॉन्ड से मिला है, तो क्षेत्रीय दलों में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी को 1100 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड से दिया गया। ओडिशा की बीजेडी को 5 साल में 773 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके को 4 साल में 616 करोड़ का चंदा चुनावी बॉन्ड से मिला है। यह आंकड़ा कहता है कि दल चाहे जो सत्ता में रहता है उसे ही चुनावी बॉन्ड से सबसे अधिक पर्दे के भीतर चंदा मिलता आया है। क्या इसीलिए यह आशंका बढ़ी कि जो सत्ताधारी को चंदा ज्यादा देगा वो उस चंदे के बदले अपना कुछ हित साधेगा? इस सवाल का जवाब हमने देश में चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के महासचिव से पूछा, जिनकी संस्था का आज के फैसले में अहम रोल माना जाता है। सबसे बड़ा खामी यही थी कि उसमें डोनर की आइडेंटिटी को छुपाया जा रहा था। पिछले 5 साल में जब से ये स्कीम लागू हुई है, 16,518 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से मिले हैं, जो कि 95% उसमें 1 करोड़ डिनोमिनेशन वाले इलेक्टोरल बॉन्ड बिके थे, और उसमें से 61% जो रूलिंग पार्टी है उसको पैसा मिला है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर की बात नहीं है। ये स्कीम ऐसी है कि जो भी पार्टी पावर में है, चाहे वो सेंटर में है चाहे स्टेट असेंबलीज में है, अगर आप देखें शुरू में उन लोगों को इतना नहीं मिल रहा था पैसा, लेकिन धीरे धीरे करके चाहे टीएमसी है, चाहे बीजेडी है, चाहे डीएमके है, सबको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, क्योंकि वो पार्टियां अपने अपने स्टेट में भी पावर में थी। तो ये इसको मैं कहूंगा कि सूचिता और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इस पूरी खबर पर आपको दस्तक देती हर जानकारी इकट्ठा करने के दौरान हमें यह भी पता चला कि जब चुनाव पास आते हैं तभी देश में चंदे में दिए जाने वाला पैसा तेजी से बढ़ता है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए गुप्त रूप से दिया गया। अब आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक कहा है, तो हम जनता के पास भी पहुंचे और पूछा कि आम आदमी की दस्तक देती राय क्या है। बहुत ही सराहनीय कदम है। अनियमितताएं जो रहती थी अकाउंट को लेकर के वो बनी रहती थी, और जबकि ये कदम आने से अब उनको एक चीज़ का आपको हिसाब देना पड़ेगा, और उस हिसाब की वजह से क्या होगा कि जो भी करप्शन होता था चुनाव में वो उस पर लगाम लगेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सराहनीय कदम है। ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जैसे हम एक व्यापारी, हम अपने व्यापार के हिसाब से बताएं तो हम लोगों को पूरी अपनी डिक्लेरेसी और पूरी पारदर्शिता हम लोग अपेक्षा करते हैं और हम लोग उसको देते भी हैं। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो राजनीतिक पार्टियों से मांगा है, जिनमें सभी राजनीतिक पार्टी आती है, उनको बिल्कुल देना चाहिए। ये आम जनमानस पे एक अच्छा कदम है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही प्रशंसनीय है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा ये भी करना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करके क्लेरिफाई करना चाहिए कि अब जो ये लोग लेंगे, पार्टियां पैसा लेंगी, उसके लिए भी कुछ एक नियम हो, कुछ एक उनकी तरफ से सजेशन हो। यह एक जरिया हो गया था पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ब्लैक मनी को वाइट करना। ऐसे एक है कि ट्रांसपेरेंसी आ गई है सिस्टम में, पता चल रहा है कि कौन कितना दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है और आम नागरिकों के लिए एक पारदर्शिता लाने का एक माध्यम हो जाएगा। पहले लोग नहीं जान पाते थे कि पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अब आरटीआई के तहत अब लोग जान पाएंगे कि पैसे का यूज कैसे हो रहा है।